दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कॉमर्स नॉलेज हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 19 दिसंबर 2020 और 19 दिसंबर 2020 को करंट अफेयर से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं हम उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी साबित होंगे। लेकिन सबसे पहले आज का सुविचार, जहाँ प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है वहाँ किस्मत को भी झुकना पड़ता है। तो चलिए इन शब्दों के साथ शुरू करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनके कुछ ज़रूरी फैक्ट्स। नंबर 1, महाराष्ट्र किस जानवर के संरक्षण के लिए एक समर्पित कार्य योजना बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही जवाब है पेंगोलिन। जी हाँ, पेंगोलिन को भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में अधिसूचित किया गया है, जो उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है। और महाराष्ट्र ने पेंगोलिन के लिए 5 वर्षीय संरक्षण कार्य योजना तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो भारत में महाराष्ट्र वो पहला राज्य बन गया है जिसने पेंगोलिन के संरक्षण के लिए एक समर्पित कार्य योजना बनाने का निर्णय लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में मोहम्मद आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो इसका सही जवाब है पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान के 3 गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट छोड़ने का फैसला किया है और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। तो देखा जाए तो मोहम्मद आमिर जैसे उदीयमान क्रिकेट खिलाड़ी जिनकी महज उम्र अभी सिर्फ 28 साल की है और ऐसी उम्र में उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर जो मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया वह दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिसकी वजह से उन्हें क्रिकेट छोड़ना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट नेत्र नामक एक नियंत्रण केंद्र स्थापित किया है? तो इसका सही जवाब है इसरो। जी हाँ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने प्रोजेक्ट नेत्र अपना जो शुरू किया है उससे संबंधित नियंत्रण केंद्र स्थापित किया है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। नेत्र की फुल फॉर्म है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, और इसको अगर हिंदी में कहा जाए तो भारत की अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की निगरानी, ट्रैकिंग और सुरक्षा। तो इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि अंतरिक्ष में फैले मलबे से भारतीय सैटेलाइट्स को बचाने के लिए नेत्र नामक यह केंद्र स्थापित किया गया है और ये एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम है और मानव के 50 वर्षों के अंतरिक्ष इतिहास में पृथ्वी की कक्षा के चारों तरफ घूमने वाले कचरे की एक खतरनाक पट्टी बन गई है। और अगर हम इसरो की बात करें तो इसरो के पास फिलहाल जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो कि 36,000 किलोमीटर रेडियस पर है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में 15 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स एक्टिव हैं और अगर हम लो ऑर्बिट की बात करें तो वहाँ पर 13 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं और वहीं पर मीडियम अर्थ ऑर्बिट की बात करें तो वहाँ 8 नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष में कई छोटे भारतीय सैटेलाइट्स भी मौजूद हैं। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक अंतरिक्ष में मानव निर्मित लगभग 17,000 ऑब्जेक्ट्स की मॉनिटरिंग हो रही है। इनमें से 7% ही एक्टिव मोड में है और कुछ वक्त बाद ये इनएक्टिव हो जाएंगे और अंतरिक्ष में घूमते हुए एक दूसरे से टकरा जाएंगे। तो इन सबको देखते हुए जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स का कचरा है उस पर निगरानी रखने के लिए कि कहीं उससे हमारे जो अपनी अंतरिक्ष की परिसंपत्तियां हैं भारत की उसको नुकसान ना पहुंचे, उसके लिए ये नेत्र की स्थापना की गई है। अब हम इसरो की बात कर लेते हैं। इसरो की स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को और इसके अध्यक्ष हैं के सिवान। मुख्यालय है बेंगलुरु में और इसरो के संस्थापक हैं विक्रम अम्बालाल साराभाई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में चांद से चट्टान के नमूने लेकर कौन सा अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर लौट आया है? तो इसका सही जवाब है चांग-ई A5 लूनर मिशन। जी हाँ, ये चीन का जो लूनर मिशन है वो पृथ्वी पर वापस लौट आया है। इस मिशन का नाम चांग-A5 लूनर मिशन है और इस स्पेसक्राफ्ट ने अपने साथ चंद्रमा से कुछ नमूने भी लेकर आया है और हाल ही में ये स्पेसक्राफ्ट मंगोलिया में उतरा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। ये ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब है इटली। जी हाँ, ये ज्वालामुखी सिसिली द्वीप पर स्थित है। इस ज्वालामुखी में अक्सर विस्फोट होते रहते हैं और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका कारण ये है कि ये ज्वालामुखी अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट के बीच में स्थित है। अब माउंट एटना की बात कर लें तो ये यूरोप का सबसे ऊंचा तथा काकेशस के बाहर सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा माउंट एटना को डिकेड वोल्केनो का खिताब दिया गया है तथा इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं इटली की। तो आप इटली को मैप में देख सकते हैं। देखिए ये है इटली का मैप और इटली के हम राष्ट्रपति की बात कर लें तो इटली के राष्ट्रपति हैं सर्जियो मट्रेला। इटली की राजधानी है रोम। इटली की मुद्रा है यूरो और यहाँ के प्रधानमंत्री है जिउसेप्पे कॉन्टे।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यूएनईपी का यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किस भारतीय को मिला है? तो उसका सही जवाब है विद्युत मोहन। जी हाँ, विद्युत मोहन जो कि टेकाचार कंपनी के सह संस्थापक है, उन्होंने सस्ते और पोर्टेबल बायोमास अपग्रेडिंग उपकरण बनाए हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। तो विद्युत मोहन ने अपने सामाजिक उद्यम के जरिए किसानों को अपनी फसल का अपशिष्ट नहीं जलाने के लिए समझाया और इन अपशिष्टों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें अतिरिक्त आमदनी के उपाय बताए। और टेकाचार किसानों से धान की भूसी, पराली और नारियल के छिलके लेकर उन्हें चारकोल में बदलती है और किसानों को अपशिष्ट जलाने से रोकने के लिए प्रेरित करती है। अब यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार की बात कर लें तो ये 30 साल से कम उम्र के 7 उद्यमियों को हर साल दिया जाता है। इन उद्यमियों के पास सतत पर्यावरणीय परिवर्तन के लिए साहसिक विचार होने चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं यूएनईपी की। तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और इसका मुख्यालय है नैरोबी केन्या में। इसके अध्यक्ष है इंगर एंडरसन, संस्थापक है मॉरिस स्ट्रॉन्ग, और यूएनईपी की स्थापना हुई है 5 जून 1972 को नैरोबी केन्या में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 18 दिसंबर को। जी हाँ, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है और इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 दिसंबर 2000 को प्रस्ताव 55/93 को पारित करके की थी। और इसका उद्देश्य प्रवासियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। और इस बार की अगर हम थीम की बात करें तो इसकी थीम है री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। और भारत की हम बात कर लें तो भारत में अंतर्राज्यीय प्रवास का प्रमुख कारण विवाह है, क्योंकि पुरुषों की तुलना में महिला प्रवास यहाँ पर अधिक है और 39% पुरुषों की तुलना में 83% महिलाएं विवाह के कारण इससे ज़्यादा प्रभावित हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में देश के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास किया? तो इसका सही जवाब है गुजरात। जी हाँ, इसके बारे में पढ़ लें तो कच्छ जिले का हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क देश का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन पार्क होगा। अब गुजरात की बात कर लें। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत, और गुजरात में ही वर्ल्ड फेमस गिर नेशनल पार्क भी है जो कि एशियाटिक लॉयन का एकमात्र निवास स्थान होने के कारण प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। परिश्रम नामक ऑनलाइन पोर्टल का किस राज्य में उद्घाटन किया गया? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। जी हाँ, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा विभाग की 22 ऑनलाइन सेवाओं के साथ परिश्रम पोर्टल का उद्घाटन किया। ये पोर्टल और ऑनलाइन सेवाएं इसकी वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार को आसान बनाने में सहायक होंगी और राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और उड़ीसा की हम बात कर लें तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारत ने विश्व स्तर पर क्लीन स्पोर्ट यानी डोप मुक्त खेलों का माहौल तैयार करने के लिए किस एजेंसी को $1 मिलियन देने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। जी हाँ, वाडा को इसके वैज्ञानिक अनुसंधान बजट के लिए ये राशि दी जाएगी। और वाडा की हम बात कर लें तो वाडा का मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में। वाडा के अध्यक्ष हैं वर्तमान में सर क्रेग रीड और वाडा की स्थापना हुई 10 नवंबर 1999 को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किसे वर्ष 2020 के विश्व के बेस्ट फीफा प्लेयर का अवार्ड प्रदान किया गया है? तो उसका सही जवाब है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की और लूसी ब्रांस को। अब जो रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की है वो पोलैंड के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, जबकि लूसी ब्रांस इंग्लैंड की महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं और इसीलिए रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2020 का और लूसी ब्रांस को बेस्ट वीमेंस प्लेयर का खिताब दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भारत की किस महिला पहलवान ने बेलग्रेड सर्बिया में चल रही कुश्ती विश्व कप में रजत पदक हासिल किया है? तो इसका सही जवाब है अंशु मलिक। जी हाँ, इन्होंने 57 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में मैसिडोनिया की अनातासिया निकिता से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब हम बात कर लेते हैं सर्बिया की। तो सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड और जहाँ पर ये विश्व प्रतिस्पर्धा चल रही है। तो और सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड और सर्बिया के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर वुसिक। यहाँ की मुद्रा है सर्बियाई दिनार और प्रधानमंत्री हैं एना ब्रानबिक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। रक्षा मंत्रालय ने सेना के तीनों अंगों के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत से हथियार व सैन्य उपकरण की खरीद को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है 28,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, और इसकी खास बात यह है कि मंजूर किए गए तकरीबन सारे हथियारों और सैन्य उपकरणों की घरेलू उद्योगों से खरीद की जाएगी। और डिफेंस उपकरणों की बड़ी खरीदी में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी बढ़ावा मिलेगा।
अब हम बात कर लें रक्षा मंत्रालय से रिलेटेड, तो आज वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, और रक्षा मंत्रालय की स्थापना हुई है 15 अगस्त 1947 को, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, खेल पंचायत ने किस देश पर बैन लगा दिया है जिसके तहत वह अगले 2 ओलंपिक में अपने नाम और ध्वज का उपयोग नहीं कर पाएगा? तो इसका सही जवाब है रूस। जी हाँ, रूस को अगले 2 ओलंपिक्स जो कि ग्रीष्म और शीतकालीन ओलंपिक हैं या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। और खेल पंचायत ने रूस को अगले 2 साल के लिए किसी बड़ी खेल प्रतियोगिताओं की मेज़बानी का दावा करने से भी मना कर दिया है, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। दरअसल रूस पर डोपिंग के नियमों का उल्लंघन करने का दोष साबित हुआ है। हालांकि जो खिलाड़ी डोपिंग में शामिल नहीं है वह स्वतंत्र रूप से ओलंपिक में हिस्सा ले सकते हैं। अब हम बात कर लें खेल पंचायत की, तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है CAS। इसका मतलब है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, और मध्यस्थता के माध्यम से खेल से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए 1984 में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी CAS की स्थापना की गई, जिसे हिंदी में खेल पंचायत कहा जाता है, और इसकी स्थापना 1984 में हुई है, और इसका वर्तमान में मुख्यालय है लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हाल ही में संविधान के ब्रेल संस्करण का अनावरण किसने किया? तो इसका सही जवाब है धनंजय मुंडे, जो कि महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री है। अब इसके बारे में बात कर लें तो नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि में भारतीय संविधान को उपलब्ध कराने का बहुमूल्य कार्य किया गया है, और ठाणे स्थित NGO अस्तित्व फाउंडेशन की ओर से संविधान का ब्रेल संस्करण तैयार किया गया है। तो ये एक प्रशंसनीय पहल है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। खेल मंत्रालय ने औपचारिक रूप से भारत की किस प्राचीन विरासत को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दी है? तो इसका सही जवाब है योगासन। जी हाँ, खेल मंत्रालय ने योगासन को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दे दी है, और योग गुरु बाबा रामदेव की अध्यक्षता में एक अंतर्राष्ट्रीय योगासन खेल महासंघ का गठन किया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, 1964 के बाद किस विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में भाग लेने वाले नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री होंगे? तो इसका सही जवाब है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो लिंक के माध्यम से शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि होंगे, और इससे पहले 1964 में इस कार्यक्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इसके दीक्षांत समारोह को संबोधित किया था। अब हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात कर लें तो सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से इसकी स्थापना की थी, और ये 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में इसका नामकरण हुआ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट के माध्यम से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसके साथ ही हमारा आज का वन लाइनर करंट अफेयर्स का वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो कल फिर से वन लाइनर करंट अफेयर्स में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।